इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट को लेके आम जन में और जो भी युवा जिसके लाभार्थी हैं उनमें काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेवेन्यू स्टाफ में भी कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग है जिनकी वजह से EWS सर्टिफिकेट जो सही से नहीं बन पा रहे। आज यही मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए तहसीलदार मजालता जनाब साकिब सलीम जी हमारे साथ हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे सर कि इस पूरे EWS पे हमें पूरी डिटेल से आप बताइए कि ये किस किस कैटेगरी के लोगों को और जो भी इसमें आते हैं वो रेजिडेंशियल प्लॉट को लेके चाहे वो ज़मीन को लेके जहाँ फिर एनुअली इनकम को लेके जो बात है, तो हमें ये पूरा सर आप थोड़ा डिटेल में आप हमें समझाएं। जी जी जी, थैंक यू। EWS जो कैटेगरी है इसके निस्बत से बात करना चाहूँगा कि इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में वाइड एन SRO जिसका नंबर है SRO 518। तो इस कैटेगरी को बनाया गया और इसमें कुछ सर्टन गाइडलाइंस सर्टन पैरामीटर्स जो हैं वो दिए गए। बेसिकली इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर तक है और इसमें ये देखा जाता है कि आपके इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑफ द ईयर, वो जो है उसके ऊपर किसी भी एप्लीकेंट का उसकी फैमिली का देखकर हम इसको इशू करते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्टन गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस ये हैं कि इनकम जो है, इनकम बाहर जो रखी गई है वो 8 लाख से अबव नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 8 लाख। अब बात रही एसेट्स की कि उस जो एप्लीकेंट है उसके एसेट्स क्या हैं। तो एसेट्स को लेकर कई बार काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसमें मैं क्लियरिटी से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर्स में, अपनी क्लैरिफिकेशन में, SRO में बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर किया हुआ है कि कितने एसेट्स पे आपने इनकम पहले देखना है। अभी 8 लाख से एक्सीड हो गई तो एसेट्स तो आपके काउंट ही नहीं होंगे, अगर आपकी इनकम ही 8 लाख से एक्सीड हो गई। अगर आपका इनकम लेवल जो है वो 8 लाख से कम रहा तब हम आपके एसेट्स देखेंगे कि कहीं एसेट्स ऐसे तो नहीं है जो सीलिंग लिमिट से ऊपर हैं। अब उन एसेट्स की बात करते हैं कि वो एसेट्स क्या हैं। इसमें उन्होंने लिखा, देखिए, ए पर्सन क्लेमिंग बेनिफिट्स अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस मस्ट एस्टैब्लिश दैट हिज फैमिली हैज़ ग्रॉस एंड एनुअल इनकम बिलो 8 लाख रुपीज़, कि उसकी पहले इनकम जो है वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। ये क्लियरली ले डाउन किया है रूल 21 में। ठीक है, उनके साथ उसी के साथ वो लिखते हैं, प्रोवाइडेड दैट पर्सन हुज फैमिली ओन्स और पोजेसेस, या वो ओन करती है या वो पोजेस करती है, एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इररिस्पेक्टिवली ऑफ द फैमिली इनकम। चाहे उसकी फैमिली इनकम कम ही हो, लेकिन अगर ये एसेट्स हैं तो तभी हम उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं मान सकते। अब देखेंगे हम कि एसेट्स कौन से हैं। इसमें इन्होंने लिखा है 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव। जैसे आप जानते हैं कि 1 एकड़ 1 एकड़ इज 8 कनाल्स। ठीक है, तो 5 एकड़ वुड मीन 40 कनाल्स एंड अबव। इफ somebody has a 40 canals and above of the agricultural land, the word used is agricultural land, then he is not eligible for the grant of economically weaker section certificate. Okay. Secondly, उन्होंने लिखा है residential flat of 1000 square feet and above, अगर उसके पास है। थर्ड नहीं, मैं चाहूँगा एक मिनट सर, यहाँ पे आके ही जो ये लेना चाहते हैं EWS सर्टिफिकेट, वहाँ पे आके यहीं पे कंफ्यूजन आ जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और उन लोगों के बीच में। सर, हम जानना चाहेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है, वहाँ हम रूरल एरिया, ज़्यादा तहसील की जब बात करूँगा, हाँ, तो हमारा ये रूरल एरिया पड़ता है, म्यूनसिपैलिटी के अंदर भी नहीं। जी। तो हमें इस रूरल एरिया के हिसाब से बताएं कि हमारा प्लॉट कितना होना चाहिए। मैं अभी उसी चीज़ को पढ़ रहा था, आपकी क्लैरिफिकेशन से, आपके माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि तीसरा पॉइंट लिखा है रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट लिखा है रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़। अब क्योंकि हमारी जो मजालता तहसील है, आप जानते हैं कि यहाँ कोई अर्बन एरिया नहीं है, क्योंकि कोई भी नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी यहाँ पे नहीं है,
तो हमारे यहाँ जो भी एप्लीकेंट हैं वो मोस्टली रूरल एरिया से आते हैं। तो रूरल एरिया से उनका आने का ये है कि उसमें हम क्राइटेरिया देखेंगे 200 स्क्वायर यार्ड्स विच कम्स टू राउंड अप्रॉक्सीमेटली 1800 एंड लिटिल अबव दैट, है ना। तो हम 1800 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल उसका देखते हैं कि भाई उसका रेजिडेंशियल प्लॉट 1800 से अबव है, बिलो है, कितना है, ठीक है। इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए 200 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सीलिंग लिमिट एसेट की रेजिडेंशियल एरिया की 1833 है समथिंग, वो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन में आपको मल्टीप्लाई बाई 3 करके आपको वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये जो 1000 वाली बात है, 1000 स्क्वायर फीट वाली, वो इसमें नहीं आती है, ठीक है। और जहाँ तक की बात है, क्योंकि हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ है ही नहीं है यहाँ पे, हमारे पास हमारे ऊपर जो क्राइटेरिया है वो यही 4th क्लास जो लगता है, दैट इज़ 200 स्क्वायर यार्ड वाला, जो तहसील मजालता का है। इसी के साथ बात करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि देखिए उन्होंने कहा है कि अब इनकम में भी उन्होंने कहा है कि इनकम शैल इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, ठीक है। इनकम हम आपकी सैलरी से भी काउंट करेंगे, जो आपको आती है सैलरी, एग्रीकल्चर से भी काउंट करेंगे, बिजनेस प्रोफेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल आज की डेट में कोई एप्लीकेशन हमें देता है तो हमने उसकी जो इनकम और एसेट्स हैं वो काउंट करने हैं प्रायर टू द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स के फाइनेंशियल ईयर से फॉर एग्जांपल विल स्टार्ट फ्रॉम 1 April 2000 you can say 19 to March 2020, बिकॉज अब की एप्लीकेशन है उस ईयर प्रीवियस ईयर को लेकर हम उसका क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे ये मार्च हो जाएगा तो उसके बाद जो भी होगा वो होगा 2020 एंड 21, ठीक है। तो हम जो भी इशू करते हैं उसकी मतलब इसी क्राइटेरियाज़ को जो गवर्नमेंट ने हमें गाइडलाइंस ले डाउन की हैं, इन्हीं गाइडलाइंस को हम बार बार पढ़ के इस चीज़ को इशू करते हैं। मैं आपके माध्यम से और भी बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ कंडक्ट की हैं, अब वो ऑफ द फील्ड स्टाफ, पटवारीज़ की, नायब तहसीलदार्स की, और मैंने ये स्पष्ट डायरेक्शंस दी हैं कि भाई वी हैव टू गो एज पर द लेटर्स ऑफ द लॉ, वट एवर द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन द क्राइटेरिया वी हैव स्ट्रिक्टली फॉलो दोज क्राइटेरिया। आपके माध्यम से एक और बात करना चाहूँगा उन बच्चों की जो बच्चे फॉर एग्जांपल कोई आरबीए एरिया से बिलोंग करते हैं, रिजर्व बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उसमें पहले इस कैटेगरी का बेनिफिट, इस कैटेगरी का लाभ वो नहीं उठा सकते थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, उन्होंने कहा है कि भाई अब जो इवन पीपल या एप्लीकेंट्स जो रिजाइड करते हैं रिजर्व बैकवर्ड एरिया में, वो भी अवेल कर सकते हैं इस कैटेगरी का बेनिफिट फॉर एजुकेशन, फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। हालांकि उनकी कैटेगरी यहाँ हमारी यूटी में नहीं है, बट सेंट्रल जो अगर इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने कोई एडमिशन लेना है या उन्होंने क्या करना है कि वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए करना है, तो उनको भी हम कैटेगरी इशू करते हैं। तो हमने हमारे मजालता में आपके माध्यम से मैं बता दूँ, इवन एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमने आरबीए एरिया के कैंडिडेट्स जिनको सिर्फ आरबीए का ही बेनिफिट था, पहले वो ईडब्ल्यूएस का नहीं ले सकते थे, अगर वो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो हम उनको सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए भी ये सर्टिफिकेट इशू कर चुके हैं। तो इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लॉट ऑफ कन्फ्यूजन हैज़ बीन क्रिएटेड, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू, जो भी डिज़र्विंग हो, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो, जो डिज़र्व करता है, उस तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि भाई आके आपने बेनिफिट आप जो। सर कुछ एप्लीकेशन हमने देखे जो बच्चों ने यहाँ पे दिए ईडब्ल्यूएस के लिए, हाँ। और आपके यहाँ से ऑफिस से मार्क होके वो गए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो अभी आपने 1800 स्क्वायर यार्ड प्लॉट की जो आपने बात करी, लेकिन उस वाले कॉलम में उन्होंने नॉट एप्लीकेबल लिखा होता है और 1000 स्क्वायर यार्ड का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वहाँ पे टिक किया होता है। तो आगे जाके ये जो सारी जो कंफ्यूजन है ये शुरू हो जाती है। तो क्या कहा कहीं ना कहीं कुछ जो ऑफिशियल रेवेन्यू जो इसको डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई ऑर्डर उनको पूरा नहीं होता? नहीं, हम इस पे हम अपने माध्यम से भी
मिनट्स ऑफ द मीटिंग, सर्कुलर्स वगैरह जैसा भी है, हम कोशिश करेंगे कि हम ये सबको जो भी SROs हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, इसके मुताबिक हम अपने जो है ऑर्डर्स भी जो हैं चस्पान करवाएं नियाबतों के बाहर, तहसीलों के बाहर। और इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग होना चाहिए, ताकि जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट है, देखिए इकोनॉमिकली वीकर तो वो है जिसके पास ना इनकम है ना एसेट है। अगर हमारे मजालता के कैंडिडेट्स को, हमारे बच्चों को इस कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है रिजर्वेशन में, तो मुझे लगता है कि हमारी तरक्की के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए वो सबसे अच्छा है। और मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ, जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि वो एक बार आए हैं वो दोबारा मेरे दरवाजे पे ना आए। जैसे ही वो अपना सर्टिफिकेट लेके आए हैं, वो वैसे ही उनका सर्टिफिकेट उन तक पहुंच जाए। इसके साथ एक और चीज़ आपसे इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसके साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने जो क्राइटेरिया है सबके लिए एक जैसा रखा है। लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। लॉ कैन नॉट बी रिलैक्स्ड फॉर दिस एंड फॉर दैट, ठीक है। तो मैंने जितने भी सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं अभी तक यहाँ पे, वो मैंने स्ट्रिक्ट एक ही क्राइटेरिया, जो एक ही रूल है हमारा, जो नियम है, उसी के तहत इशू किए हैं। हाँ, कुछ लोग आके कहते हैं जी नहीं इसको फ्लेक्सिबल कर दो, इसको ये कर दो, वो कर दो, उसका मैं सरासर आपको ये बता दूंगा, वो हमारा ऑफिस बिल्कुल उनको नहीं ऑन करेगा जो इन द गार्ब ऑफ रूल्स जो हैं, जो मिसलीड करना चाहते हैं। क्राइटेरिया सबके लिए एक जैसा है, सबसे ज़्यादा जो है डिज़र्विंग लोगों को, सबसे ज़्यादा जो आप खुद जब उनको इनसे इंटरेक्ट करोगे, जिन एप्लीकेंट्स को हमने दिया है, तो आप कहेंगे कि आपने जो है इंसाफ किया है, आपने जस्टिस किया है। सर, टाइम को लेकर अगर मैं बात करूं तो जी जी, जैसे आज किसी ने एप्लीकेशन दी, तो इसमें कुछ टाइम बाउंड आपने अपने ऑफिशियल्स को रखा होगा? क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी देर हो जाती है बच्चों को EWS की एप्लीकेशन दी और तब तक उनकी जो फॉर्म भी भरे जाते हैं तो उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो क्या इसके कोई टाइम बाउंड या आप अपने ऑफिशियल्स को हम यूजुअली मैं आपको कहूँ कि क्योंकि आप अगर देखें, अगर हम इनकम सर्टिफिकेट की बात करें, तो इनकम सर्टिफिकेट में जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत तहसीलदार को एक स्टैट्यूटरी पीरियड दिया हुआ है कि आपने देना है उसको 30 डेज़ में। बट मैं आपको बताऊं कि हार्डली 1 or 2 डेज़ में हम यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट्स इशू कर देते हैं ऑन द रिपोर्ट ऑफ द पटवारी एंड आफ्टर वेरीफाइंग द फैक्ट्स, ठीक है। उसी के मुताबिक मैं आपको कहूँ कि मुझे लगता है कि मैक्सिमम 15 या 10 से 15 डेज़ इस पीरियड मैक्सिमम मैंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारे डेस्क से फाइलें निकल जाएंगी, ठीक है। अब कई फाइलें ऐसी भी होती हैं जिसमें रीवेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज मैनी फैक्ट्स कम अप एंड हम भी नहीं चाहते कि हमारे हाथ से किसी ऐसे बच्चे को जाए जो कि इसका सिर्फ एक लाभ लेना चाहता है, वो डिज़र्व नहीं करता। तो उस प्रक्रिया में कभी टाइम लग जाता है, बट यूजली कॉमनली आई गारंटी यू एंड आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हमने जो मोस्ट डिज़र्विंग एलिजिबल लोगों को हमने यहाँ से दिया है एंड विद इन टाइम बाउंड मैनर दिया है। मैं अपने फील्ड स्टाफ को आपके माध्यम से भी मैं यहाँ बुलाऊंगा उनको, फिर दोबारा से मैं उनको कह दूंगा एक टाइम बाउंड मैनर से, और आपके भी अगर कोई नॉलेज में आता है तो यू कैन ब्रिंग इट टू माय नॉलेज। थैंक यू सो मच। ये जो 1800 स्क्वायर फीट प्लॉट लिखा है, हाँ सर ये प्लॉट में विद गार्डन है कि सिर्फ सर 1800 स्क्वायर फीट स्लैब है? नहीं, देखिए इसमें इशू क्या है, हमारे जो फील्ड की एजेंसी है वो जाके इसमें अगर आप देखें, इसमें जो दिया हुआ है दैट इज़ अ रेजिडेंशियल प्लॉट, है ना। जो प्लॉट है, फॉर एग्जांपल समबडी इज़ कमिंग, जो मेरे गेट से अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं आपके सामने यहाँ इस कमरे में ही बैठता हूँ, मैं किसी और कमरे में नहीं बैठता, तो आप कहेंगे कि तहसील ऑफिस जो है या तहसीलदार का ऑफिस जो है वो ये कमरा है, तो ये मान्यता नहीं होगी इसमें, ठीक है। तहसील जो है, जब आप गेट से इंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे, चाहे वो नायब तहसीलदार बैठ रहा है, चाहे मेरा फील्ड स्टाफ बैठ रहा है, वो सारी तहसील का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। सर, कुछ जैसे आपने भी की जब कुछ ऐसी बात करी, लेकिन कई घरों में उन्होंने बाउंड्री नहीं की होती है, चारदीवारी नहीं की होती, गेट नहीं, तो उसमें फिर आप देखिए जो भी एरिया आपके माध्यम से ये करना होगा, जो भी एरिया एज ए रेजिडेंस यूज़ किया जाएगा, जिसका पर्पज़, देखिए अगर आप खेती कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप खेत में हैं, तो खेत वाला एरिया तो हमने मेयर नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पे आपने रहन सहन है, आपका रेजिडेंशियल का यही मतलब है कि आपका रहन सहन है, वहाँ पे जहाँ पे आपका रहन सहन है उसी को देखो। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ
आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, आप खुद से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे उस पैरामीटर पे कि हु इज़ डिज़र्विंग एंड हु इज़ नॉट डिज़र्विंग। ऐसी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियरली ले डाउन की है कि आपको नहीं पता आपके इलाके में हु आर द पीपल हु आर डाउन ट्रॉडन एंड हु रियली डिज़र्व टू बी हैविंग दिस कैटेगरी ऑफ 10%, सो दैट वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें। मतलब एक जैसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे गांव देहात में, हमारी तहसील में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिसको ये नहीं पता होगा कि कौन डाउन ट्रॉडन है, यहाँ किसको ज़रूरत है, किसको क्या है। ठीक है, सिर्फ मैं आपसे माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो क्राइटेरिया हम आप जैसे कहा ना 100 या 1000 या ऐसा स्क्वायर फीट, ऐसा कोई बात नहीं है। हमने 1800 स्क्वायर फीट एंड वो जो यार्ड है, यार्ड का क्राइटेरिया है, उसी के मुताबिक हमने इसको एसेट्स को काउंट करना है। उसमें एग्रीकल्चरल लैंड भी है। अगर इफ समबडी इज़ हैविंग मोर एग्रीकल्चरल लैंड है ना, दो ही इज रेजिडेंशियल प्लॉट इज लेस देन 18, इवन दैट कैन नॉट बी गिवन दिस बेनिफिट। ठीक है जी जी। इस पूरे मुद्दे पे EWS पे बात करने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो